नमस्कार साथियों। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के इस पार्ट में। देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का इस पार्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि पॉपुलेशन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा चुका। आप देख रहे होंगे, प्रीडेशन पढ़ाया मैंने आपको, फिर पैरासिटिज्म पढ़ाया, नहीं पैरासिटिज्म नहीं पढ़ाया, सॉरी 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 सॉरी, कॉम्पिटिशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कॉम्पिटिशन पढ़ाया। अब मैं आपको कमेंसलिज्म क्या पढ़ाऊंगा? कमेंसलिज्म पढ़ाऊंगा। फिर पैरासिटिज्म बताऊंगा। पैरासिटिज्म हो गया। फिर इसके बाद म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म और देन अमेंसेलिज्म। तो आपको मैंने ये दो टॉपिक बता दिए हैं। ये दो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, ये वाले दो टॉपिक। ये दो टॉपिक मुख्य रूप से, ये चार टॉपिक आपके चल रहे हैं सीधे सीधे मुख्य रूप से। तो सबसे पहला जो मुख्य रूप से बताया जाएगा, कमेंसलिज्म क्या होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों सहभोजिता। हिंदी में क्या कहा जाता है? आपको यदि ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि ओडम नामक साइंटिस्ट ने इस प्रकार के ओडम नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को बताया था। तो इसमें मुख्य रूप से जो है वह सहभोजिता है। इसमें स्पीसीज ए को और फायदा होता है, और स्पीसीज बी को ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। उसी को क्या कहते हैं? सहभोजिता। यानी इस प्रकार की क्रिया जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, एक को फायदा और दूसरे को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? सहभोजिता या कमेंसलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो स्पीसीज ए को फायदा हुआ और स्पीसीज बी को कुछ भी नहीं हुआ, तो यही कंडीशन कमेंसलिज्म या आपकी सहभोजिता के नाम से जानी जाती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए जाएंगे। नंबर एक, सी एनीमोन। कौन सा एग्जाम्पल? सी एनीमोन का क्लाउन फिश के साथ, क्या क्लाउन फिश के साथ पहला एग्जाम्पल। तो सी एनीमोन का क्लाउन फिश के साथ। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कैटल्स का वर्ड्स के साथ। क्या? कैटल्स का वर्ड्स के साथ मुख्य रूप से आप दे सकते हैं। और वर्ड्स भी यदि आप चाहें तो कौन सी वर्ड्स? एग्रीड्स वर्ड्स। कौन सी वर्ड्स? एग्रीड्स वर्ड्स के बता सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑर्किड प्लस मैंगो प्लांट्स। कौन सा? ऑर्किड प्लस मैंगो प्लांट का मुख्य रूप से दे दिया गया एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? चौथा एग्जाम्पल आप ब्रैंकले ब्रैंकले ग्रोइंग ऑन। ब्रैंकले जो रहता है यह मुख्य रूप से व्हेल फिश के पीठ पर मुख्य रूप से ग्रो करता है और अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। अच्छा, ये ब्रैंकले की स्पेलिंग गलत लिख गई है। ठीक है। तो अब देख लीजिए मुख्य रूप से क्या कंडीशन है। सबसे पहला एग्जांपल सी एनीमोन और क्लाउन फिश का। सी एनीमोन और क्लाउन फिश में क्या होता जाता है कि ये सी एनीमोन है, सी एनीमोन से टेंटिकल्स निकलते हैं, ये इस प्रकार से। क्या? तो इन टेंटिकल्स में मुख्य रूप से क्लाउन फिश छिपी हुई रहती है।
इन टेंटिकल्स में क्लाउन फिश छिपी हुई रहती है। तो इस स्थिति को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, आपके कॉमन सेलिंग कहा जाता है। क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, सी एनीमोन को कोई फायदा भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये जो क्लाउन फिश जो ली गई थी, ये जो ब्लैक कलर की मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, क्लाउन फिश जो है, क्लाउन फिश को यदि कोई इसके दुश्मन एनिमीज खाने आते हैं, क्या इसके कोई दुश्मन खाने आते हैं, तो यह इसमें इनके टेंटिकल्स में छिपकर मुख्य रूप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है, छिपकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो क्लाउन फिश ने क्या किया, इसमें छिपकर अपने आप को प्रोटेक्ट किया, लेकिन सी एनीमोन को कोई नुकसान हुआ या फायदा हुआ, सी एनीमोन को इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ और फायदा भी नहीं हुआ। यानी कि स्पीसीज बी कौन सी हो गई, सी एनीमोन हो गई, क्लाउन कौन सी हो गई, स्पीसीज ए हो गई, क्लाउन कौन सी हो गई, स्पीसीज ए हो गई। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये आपका एग्जाम्पल कॉमन सेलिंग का दिया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल कैटल्स प्लस बर्ड्स का। तो कैटल्स प्लस बर्ड्स से मतलब क्या तात्पर्य है, आपको सीधी सीधी कह दिया जाए कि कैटल्स यानी भैंस गाय वगैरह मुख्य रूप से जंगल में चरने जाती हैं, तो इनके ऊपर व्हाइट कलर के जो एग्रेस बैठे रहते हैं, पक्षी बैठे रहते हैं, या पक्षी बैठे रहते हैं। तो जैसे ही भैंस या गाय मुख्य रूप से उस घास को चरती है, ग्रास को मुख्य रूप से चरती है, मुंह डालती है, तो उसमें ग्रास में बैठे हुए इंसेक्ट जो हैं, ग्रास में बैठे हुए जो इंसेक्ट वह इंसेक्ट उड़ने लगते। इधर भैंस की पीठ पर वह निगाह बनाए बैठा हुआ है एग्रेस बर्ड्स, जैसे ये उड़ते हैं, जैसे इंसेक्ट उड़ते हैं, तो यही एग्रेस बर्ड्स जो है, एग्रेस बर्ड्स उनको फीड कर लेती है, यानी खा लेती है। अब इससे मुख्य रूप से कैटल्स को क्या फायदा, बर्ड्स को क्या फायदा, देखिए बर्ड्स ने तो अपना भोजन प्राप्त कर लिया, बर्ड्स ने क्या प्राप्त कर लिया, पक्षियों ने अपने भोजन को प्राप्त कर लिया उस पर रहकर। कैटल्स ने क्या, कैटल्स को ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। भाई कैटल्स की पीठ पर एग्रेस पक्षी बैठा रहा, तो इसमें इसको क्या नुकसान या फायदा हुआ। तो इस वजह से इस क्रिया को क्या कहा गया, कॉमन सेलिंग या सहभोजता के नाम से जाना जाता है, कॉमन सेलिंग या सहभोजता के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल है ऑर्किड प्लस मैंगो प्लांट्स। ऑर्किड जो है वह बहुत छोटा प्लांट्स होता है, क्या, ऑर्किड, ऑर्किड जो है वह बहुत छोटा प्लांट्स होता है। तो जब मैंगो ट्री के नीचे मुख्य रूप से यह ग्रो करता है, तो इसको मुख्य रूप से सही ढंग से भोजन प्राप्त नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि प्रकाश वगैरह नहीं मिलता है इसको। तो ये क्या कहता है ऑर्किड प्लांट मैंगो प्लांट से, भैया कि ऐसा ऐसा है कि मुझे अपने ऊपर बैठने देगा, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, सिर्फ मैं मुख्य रूप से आपके ऊपर उगकर, मैं आपसे ऊपर उगकर मुख्य रूप से सिर्फ लाइट लूंगा, प्रकाश लूंगा। तो भैया मैंगो प्लांट्स कह देता है कि भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे ऊपर ग्रो कर जा, मेरे ऊपर ग्रो कर जा। तो ऑर्किड प्लांट मुख्य रूप से मैंगो ट्री पर ग्रो करने लगते हैं। तो मैंगो ट्री पर मुख्य रूप से ये ऑर्किड प्लांट पहुंचकर मुख्य रूप से क्या प्राप्त करते हैं, लाइट प्राप्त करते हैं और अपने भोजन को बनाते रहते हैं। भाई इससे मैंगो को कोई घाटा हो रहा है, मैंगो को कोई घाटा नहीं हुआ और ना ही फायदा हुआ। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से उसको क्या, मैंगो को क्या कहा जा रहा है, स्पीसीज बी कहा जा रहा है, और ऑर्किड को मुख्य रूप से फायदा हुआ, उसको स्पीसीज ए कहा गया। ऑर्किड को क्या फायदा हुआ कि मैंगो ट्री पर यह ग्रो कर गया, जिसके कारण से मुख्य रूप से इसको सनलाइट अच्छे ढंग से मिलने लगी। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या, ये एग्जाम्पल दिया जाता है कॉमन सेलिंग का या सहभोजता का। फिर बताया जाता है बारनक्ले का, क्या, बारनक्ले। तो ये मुख्य रूप से क्या एग्जाम्पल है, कॉमन सेलिंग में मुख्य रूप से ये एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है, इसमें यह भेल के ऊपर मुख्य रूप से ग्रो करती है, क्या, भेल के ऊपर मुख्य रूप से बारनक्ले जो है वह ग्रो करती है। तो वहां ग्रो करती है तो सीधे सीधे मुख्य रूप से इसके ऊपर भोजन को ग्रहण करती रहती है अपने अपने साइड के, मतलब जैसे ये तैरती है भेल, तो भेल मुख्य रूप से उससे क्या भोजन प्राप्त करती रहती है, भेल से प्राप्त नहीं करती है, भेल के ऊपर चिपकी रहती है या ग्रो करती है केवल, ये बात मान के चलिए। अब ये पानी से भोजन प्राप्त करती है, तो स्वाभाविक है कि भेल को इससे कोई घाटा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुख्य रूप से इससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था, क्या, इससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से ये कह दिया गया कि आपकी ये जो बारनक्ले जो है वह मुख्य रूप से भेल के ऊपर आसानी से ग्रो करती रहती है।
तो ये कंडीशन आपके कॉमन सेलिन के एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे। तो इतने सारे एग्जाम्पल कॉमन सेलिन द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सीधे सीधे एक बार फिर से समझ लीजिए। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में मुख्य रूप से ये दोनों चीजें बता दी, ये चार चीजें बची है। ये बहुत थोड़ा सा बड़ी थी, टिपिकल थी, तो इनके तो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, और ये बिल्कुल सिंपल है, इनके भी एग्जाम्पल ध्यान में रखने। कमेन सेलिम या सहभोजता, यानी कि दो जीव आपस में साथ रहें, एक को फायदा हो, स्पीसीज ए को मुख्य रूप से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और स्पीसीज बी को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उसको जीरो से व्यक्त करते ही आपको मैं पहली पूर्व में बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया गया सी एनिमोन और क्लाउन फिश का। सी एनिमोन, ये सी एनिमोन है बच्चों, क्या ये सी एनिमोन है, ये आपको पता है। सी एनिमोन के ये टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, क्या टेंटिकल्स, इन टेंटिकल्स जब इस क्लाउन फिश को कोई खतरा होता है तो यह सी एनिमोन के टेंटिकल्स के बीच में छिप जाता है, टेंटिकल्स के बीच में छिप जाता है। जब ये टेंटिकल्स के बीच में छिपता है तो इसकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन बना रहता है। तो मुख्य रूप से क्या कंडीशन हुई इसमें, सीधे सीधे ये बताया गया कि सी एनिमोन को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन क्लाउन फिश को फायदा ये हुआ कि यह अपने दुश्मनों से बच गया। तो क्लाउन फिश जब इसमें छिपी तो सी एनिमोन को पता ही नहीं चला, सी एनिमोन को पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर कोई छुपा है। और यदि पता भी चल जाता तो वो कहते हैं कि भैया भैया मैं इसके अंदर छुप रहा हूँ, मेरे को दुश्मन खाने आ रहे हैं, तो वो कहती भैया छुप जाओ, कोई समस्या नहीं, पहले तो पता ही नहीं चलता। एक एग्जाम्पल कैटल्स और बर्ड्स का एग्जाम्पल, जब जंगल में गाय और भैंस चरने जाती तो कभी कभार मुख्य रूप से उनके ऊपर पक्षी बैठ जाते, जिनको व्हाइट कलर के होते एग्रेट्स कहा जाता है। वह पक्षी मुख्य रूप से कहां पर निगाह बनाए रखते कि भैंस चरेगी जैसे तो इंसेक्ट उड़ेंगे, उन इंसेक्ट को फीट कैचअप कर लेती, कैच हो गया, खा लिया। फिर ऑर्किड प्लांट्स, मुख्य रूप से जो मैंगो प्लांट्स के ऊपर, ऑर्किड क्या होता है कि आपके सीधे सीधे बहुत छोटे लंबाई के होते हैं, तो यह मैंगो ट्री के नीचे मुख्य रूप से ग्रो नहीं कर सकते। तो इन्होंने ऑर्किड ने मैंगो से कहा कि भैया मैं आपके ऊपर ग्रो कर जाऊं। मैंगो ट्री ने सोचा भैया मेरे ऊपर ये ग्रो करेगा तो फिर क्या, नहीं मेरे ऊपर ग्रो नहीं करेगा तो मेरा भोजन खाएगा। तो ऑर्किड ने कहा नहीं मैं आपका भोजन नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ आपके ऊपर ग्रो करके सूर्य महाराज से प्रकाश लूंगा, लाइट लूंगा और भोजन अपना बनाऊंगा। तो उनको मुख्य रूप से आम के पेड़ पौधे को ये लगा, मैंगो ट्री को ये लगा कि ये सही कह रहा है, तो इसने परमिशन दे दी कि तू भैया मेरे ऊपर ग्रो कर जा। तो ये इस प्रकार से इसके ऊपर ग्रो करता है और मुख्य रूप से भोजन को बनाता रहता है। मैंगो को ना तो कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मतलब ये कहानी बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ है, मतलब ये तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आपका बारन क्ले का एंड बेल के ऊपर बताया गया। बेल के ऊपर मुख्य रूप से ये ग्रो कर जाती है और ये चलती रहती है, तो उसके ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते रहते हैं। इससे भेल को कोई ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। तो इसमें ये तो प्लस है और ये जीरो है, इसमें ये प्लस है ये जीरो है। मैं ये इसमें से लिख रहा हूं कि किसको फायदा किसको कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें ये जीरो है, इसको प्लस है, इसमें मुख्य रूप से ये प्लस है और ये जीरो है। तो इस कंडीशन से मुख्य रूप से इसका ले लीजिए। फिर मैं आपको अगला पैरासिटिन पर आता हूं। क्लियर बच्चों, बिल्कुल। चलिए तो अब आपके सामने मुख्य रूप से क्या क्या हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। पैरासिटिन में आता है तो देखिए पैरासिटिन में क्या होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा पैरासाइट, यानी एक को फायदा होगा स्पीसीज ए को और एक को मुख्य रूप से क्या होगा, नुकसान होगा। फायदा किसको होगा, जो पैरासाइट है, जो पैरासाइट है उसको फायदा होगा, और जिसके ऊपर है जिसे होस्ट कहा जाता है उसको घाटा होगा। ये विशेष ध्यान रखें, क्या उसको क्या होगा, घाटा होगा। तो एक को पैरासाइट को क्या कह दिया, यानी स्पीसीज ए कह दिया, क्या स्पीसीज ए जे है और ये स्पीसीज बी है। ये कौन सी स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, अर्थात बी को घाटा और ए को फायदा मुख्य रूप से होता है। यही परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि क्या परिभाषा दे सकते हैं पैरासिटिन की में, मतलब इस प्रकार की सहजीविता, इस प्रकार की सिम्बायोसिस
जिसमें के जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते, यानी कि किसी जीव के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी के ऊपर निर्भर रहता है, ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी के ऊपर निर्भर रहता है, उस कंडीशन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? पैरासिटिज्म कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी के ऊपर निर्भर रहता है। इसमें सेम स्पीसीज भी हो सकती है और डिफर स्पीसीज भी हो सकती है। क्या? ये मुख्य रूप से आपका, लेकिन विषय ध्यान रखें सेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफर स्पीसीज के एग्जाम्पल आपके मुख्य रूप से बताए जाते हैं। भाई डिफर स्पीसीज को तो रहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सॉरी सेम स्पीसीज को रहने की। अब मेरे ऊपर कोई बैठकर मुख्य रूप से ये है कि यहाँ से वहां तक पहुंच गया, तो ये मुख्य रूप से ये नहीं है मेरा लगा कंधे पर बैठकर वहां तक पहुंच गया तो वो मेरे ऊपर पैरासाइट हो गया। पैरासाइट कंडीशन ये नहीं होती है। पैरासाइट कंडीशन होती है कि मुख्य रूप से उसको कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है। पैरासाइट कंडीशन होती है कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है। तो सीधे सीधे कहा जाता है कि इस प्रकार की स्थिति जिसमें एक जीव कि कोई एक जाति दूसरी जाति के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर रहती है, स्थायी या अस्थायी तौर पर। क्या? स्थायी या अस्थायी तौर पर। बाहर रहती है तो एक्टोपैरासाइट कहलाती है, अंदर रहती है तो एंडोपैरासाइट कहलाती है। तो ये दो प्रकार का मुख्य रूप से हुआ। क्या बता? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्टे इन ऑन द बॉडी। देखिए क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी, लिख दूं। When an organism stay on in other organism body, when an organism stay in on the body other organism body for considerable period of time, for considerable period of time, period ऑफ टाइम। तो ये मुख्य रूप से डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? पैरासाइट की दे सकते हैं। सीधे सीधे लिखा हो, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्टे ऑन इन, यानी या तो ऊपर या अंदर, अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर मुख्य रूप से निर्भर रहता है। यानी स्पीसीज ए स्पीसीज बी के ऊपर निर्भर रह रहा है तो इसको पैरासाइट कहा गया। इसको क्या कहा गया? पैरासाइट कहा गया। और जिसके ऊपर निर्भर रह रहा है उसको क्या कहा जाता है? स्पीसीज बी कहा जाता है, यानी होस्ट कहा गया। क्या कहा गया? होस्ट मतलब पोषक, पोषक कहा गया। अब ये थोड़ी है कि मेरे कंधे पर मेरा बेटा बैठ गया और मैं उसको ले जा रहा हूं तो ये सर वो आपके ऊपर पैरासाइट। वैसे ही कह दो कि पैरासाइट 18 साल तक बच्चा जब तक कमाता नहीं जब तक वह मेरे ऊपर पैरासाइट है, लेकिन ये वास्तव में परजीवता की परिभाषा नहीं है। ये परजीवता की परिभाषा नहीं, परजीवता की परिभाषा सीधे सीधे मुख्य रूप से कहा गया कि जब कोई एनिमल कंसीडरेबल टाइम पीरियड, देखिए ये लिखा गया कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए शरीर पर पाया जाता है तो उसी स्थिति को मुख्य रूप से पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब आप जानते ही हैं कि मतलब इस प्रकार का पैरासिटिक कंडीशन जिसमें जीव स्पीसीज ए स्पीसीज बी के अंदर रहती है। क्या मैं लिख रहा हूं? स्पीसीज ए स्पीसीज बी की बॉडी के अंदर निवास करती है या पाई जाती है, अंदर निवास करती है या पाई जाती है, उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? एंडोपैरासाइट कहा जाता है। स्पीसीज ए पैरासाइट्स हो गया, स्पीसीज बी क्या हो गया? होस्ट हो गया। इसको फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ। पोषक को, होस्ट को हमेशा नुकसान होता है, ये विषय ध्यान रख लेना। पोषक को या होस्ट को हमेशा नुकसान होता है, इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। इसमें सिर्फ वही एग्जाम्पल फिर से महत्वपूर्ण आ गए। क्या?
एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है इसके। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिवर फ्लूक, आपने पढ़ा होगा लिवर फ्लूक्स, ये प्लेटी हेलमिंथेस के एनिमल होता है। किसका एनिमल होता है? प्लेटी हेलमिंथेस का एनिमल है। लिवर फ्लूक मुख्य रूप से जो है यह स्नेल एंड फिश, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मुख्य रूप से आप क्या दे सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप सीधे सीधे टैप वॉर्म का। टैप वॉर्म मुख्य रूप से सीधे सीधे पिग और ह्यूमन पर मुख्य रूप से सीधे सीधे, ठीक है। तो टैप वॉर्म हो गया, पिग हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का ले लीजिए। किसका ले लीजिए? प्लाज्मोडियम का ले लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम में क्या जाएगा? ह्यूमन एंड मॉस्किटो। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? मॉस्किटो। ये चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है आपका, यहां मैं ले दूं एस्केरिस। चलिए, एस्केरिस सिर्फ ह्यूमन पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के इनके समझ लीजिए अच्छे ढंग से। लिवर फ्लूक प्लेटी हेलमिंथेस का एक ऑर्गेनिज्म है। प्लेटी हेलमिंथेस का एक ऑर्गेनिज्म है। यह मुख्य रूप से क्या है? किसी दो बॉडी पर निर्भर पाया जाता है। इसकी लाइफ साइकिल जो है वह दो बॉडी पर निर्भर होती है। एक तो स्नेल पर होती है और दूसरी फिश पर होती है, तभी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। विशेष ध्यान ये रखना। तो ये क्या हो गया? बॉडी के अंदर पाया जाता है। पहले स्नेल की बॉडी के अंदर पाया गया और बाद में फिश की बॉडी के अंदर पाया गया। इस वजह से इसको क्या कह दिया गया? एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल के रूप में जाना गया। टैपवॉर्म फीताकृमि आप लोगों को बताया गया कई बार, फीते जैसी मुख्य रूप से संरचना होती है। यह पिग और ह्यूमन पर मुख्य रूप से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। पिग और ह्यूमन पर। पिग इसका सेकेंडरी होस्ट होता है और ह्यूमन इसका मुख्य रूप से कैसा होता है? प्राइमरी होस्ट होता है। यानी कि सीधे सीधे मैं ये बता दूं कि जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है, जिसमें सेक्सुअल साइकिल मुख्य रूप से होती है उसको प्राइमरी होस्ट कहा जाता है, और जिसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं होती उसको सेकेंडरी होस्ट। तो टैपवॉर्म का जो है यह प्राइमरी होस्ट है। ये टैपवॉर्म क्या है? प्राइमरी होस्ट है। सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल कंडीशन होती है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट है। ये ध्यान में रखना। टैपवॉर्म जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन से मुख्य रूप से अंडे निकले। क्या ह्यूमन से अंडे निकले? और ये मुख्य रूप से किसके द्वारा? फीकल मटेरियल के द्वारा। जब यदि टैपवॉर्म उसकी बॉडी के अंदर है तो एग लेइंग करेगा, तो मुख्य रूप से वह एग के मतलब फीकल मटेरियल के साथ बाहर आएंगे। जब फीकल मटेरियल मुख्य रूप से कौन खाएगा? सुअर खाएगा। कौन खाया? सुअर। सुअर के माध्यम से मुख्य रूप से किस में पहुंच गए? पिग में पहुंच गए। तो यहाँ मुख्य रूप से होगा। फिर क्या हुआ कि सुअर का कोई मांस वगैरह खाता है, सुअर का यदि कोई मांस वगैरह खाता है तो इसके माध्यम से फिर से इसमें ह्यूमन में आ जाते। इस प्रकार से मुख्य रूप से इसकी लाइफ साइकिल इसमें कंप्लीट होती है। तो ये टैपवॉर्म का सेकेंडरी होस्ट पिग और प्राइमरी होस्ट क्या होता है? ह्यूमन। तो देखिए, इस टैपवॉर्म में मुख्य रूप से क्या, टैपवॉर्म किसके ऊपर है? टैपवॉर्म को क्या, देखिए, हाँ इसमें देख लीजिए, इसको क्या हुआ? फायदा हुआ, और इन दोनों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसमें इसको फायदा हो रहा है, इन दोनों को नुकसान हो रहा है। इसमें भी देख लीजिए, इसको फायदा और इसको नुकसान हो रहा है। प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा, मच्छर जो मलेरिया डिसीज फैलाता है, जो मलेरिया डिसीज फैलाता है। ह्यूमन मुख्य रूप से जो कंडीशन है, क्या ह्यूमन जो कंडीशन है, सीधे सीधे आपकी ह्यूमन इसमें सेकेंडरी होस्ट होता है। ह्यूमन इसमें कैसा होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है। ये ध्यान में रखें, क्योंकि इसकी सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो मॉस्किटो में होती है, तो इस वजह से इसको प्राइमरी होस्ट के नाम से जाना जाता है। मॉस्किटो को किस होस्ट के नाम से जाना जाता है? प्राइमरी होस्ट के नाम से जाना जाता है। तब इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। अर्थात प्लाज्मोडियम को फायदा हुआ और ह्यूमन और मॉस्किटो को मुख्य रूप से नुकसान होता है। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल की। एस्केरिस जो है, एस्केरिस सिर्फ और सिर्फ, हाँ, एस्केरिस मुख्य रूप से निमेटोडा के अंतर्गत आने वाला एनिमल है। देखिए, ये आपका
प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत, ये भी प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत, और ये प्रोटोजोआ का है, ये प्रोटोजोआ का है। और आपका एस्केरिस है वह निमेटोडा के अंतर्गत आने वाला एनिमल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है, और वह बॉडी किसकी होती है? ह्यूमन की होती है। किसकी होती है? ह्यूमन की होती है। तो इस प्रकार से आपके पैरासाइट की जो फर्स्ट जो टाइप था एंडोपैरासाइट, यानी शरीर के अंदर ये सभी एनिमल, ये जो मैंने आपके गोल किए हैं, शरीर के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, लिवर फ्लुक्स स्नेल और फिश के ऊपर पैरासाइट्स होता है, यानी स्नेल के अंदर और फिश के अंदर। टैप बॉर्म मुख्य रूप से पिग और ह्यूमन के अंदर मुख्य रूप से रहता है। पिग इसका सेकेंडरी और प्राइमरी होस्ट इसका क्या होता है? ह्यूमन होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, जो ह्यूमन और मॉस्किटो पर मुख्य रूप से लाइफ साइकिल व्यतीत करता है। इसमें ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट होता है और मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट। जिससे ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट इसको कैसे कहा जाता है? जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल डेवलप होती है, जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, उसको प्राइमरी होस्ट कहा जाता है, और जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं चलती है उसको मुख्य रूप से सेकेंडरी होस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कंडीशन आपको क्या बताना है? एंडोपैरासाइट। अब भैया एंडोपैरासाइट में मुख्य रूप से जब ये पाया जाता तो वह तो शरीर के अंदर किसी के ऊपर रह रहा है, तो वह भोजन भी उनसे प्राप्त कर रहा है, उनके शरीर में अंडे भी दे रहा है। तो इससे इसको मुख्य रूप से इसके बॉडी में क्या कंडीशन होती हैं, इनकी बॉडी में क्या चीजें पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, उनको भी देख लीजिए। एंडोपैरासाइट ये ले लीजिए जरा स्क्रीनशॉट। देखिए, तो जो एंडोपैरासाइट्स होती हैं, एंडोपैरासाइट्स में नो आइस, मतलब आंखें नहीं पाई जाती हैं। एंडोपैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या नहीं पाई जाती है? नो आइस, पहली बात। दूसरा, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी कि सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते। सकर, होक्स, सकर और हुक्स पाए जाते। भैया ये सकर हुक्स क्या होते हैं? सकर या और एक स्ट्रक्चर अडहेसिव स्ट्रक्चर पाई। अडहेसिव मतलब चिपकने वाली संरचना होती है। क्या अडहेसिव कैसी होती है? चिपकने वाली संरचना होती है। तो ये जो होस्ट होता है उस होस्ट अडहेसिव के माध्यम से होस्ट पर चिपक जाता है। हुक्स जो होते हैं इस प्रकार के जैसे ही ये मुख्य रूप से उसके अंदर पहुंचा तो मुख्य रूप से उसको इस प्रकार से वो कर लेता है, तो वहां मुख्य रूप से बना रहता है। सकर जो होती है, सकर भी मुख्य रूप से इस प्रकार की संरचना होती है जो उसको पकड़ लेती है। तो स्वाभाविक है ये संरचना उनमें पाई जाती है। ये संरचना एंडोपैरासाइट्स में मुख्य रूप से, या मतलब ये कहा जाए पैरासाइट्स में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहली चीज ये। रिप्रोडक्टिव पावर बहुत अधिक होती है। क्या? रिप्रोडक्टिव पावर बहुत अधिक होती है। रिप्रोडक्टिव पावर मोर। फिर आपका बताया जाता है नो एसी, नो एसी यानी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता। जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगा तो माउथ भी नहीं होगा, माउथ नो, और एनस भी नो। ठीक है, तो ये कंडीशन मुख्य रूप से आप क्या बता सकते हैं? एक जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें ये डेवलपमेंट पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट जो होते हैं उनमें भाई आंखों की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अंदर डले हुए भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आंखों की क्या जरूरत है कि नहीं मैं आंखों से देख के ही भोजन करूंगा, आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, मतलब इनके अंदर सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते, सूंघने या देखने या मुख्य रूप से विशेष प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण करने की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। सकर हुक्स अडहेसिव, यानी कि किसी चीज को मतलब होस्ट को अच्छे ढंग से पकड़ने के लिए, होस्ट को अच्छे ढंग से पकड़ने के लिए मुख्य रूप से इसमें ये संरचनाएं वेल डेवलप होती। सकर्स पाए जाते, हुक्स पाए जाते। अडहेसिव, अडहेसिव मतलब चिपकने वाली संरचनाएं होती हैं, उनको अडहेसिव कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव पावर मोर होती है, यानी रिप्रोडक्टिव पावर बहुत अधिक पाई जाती है।
नो एसी यानी एलिमेंट्री कैनाल, एसी का मतलब एलिमेंट्री, जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो माउथ भी नहीं होगा और ना ही एनस होता है। इस प्रकार के जो होते हैं, ये जो होते हैं वह मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक चीज और लिख ली, एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक, ये कैसे होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, अनॉक्सी श्वसन करते हैं, ये विशेष ध्यान रख लीजिए। इतनी चीज आपको मुख्य रूप से एंडोपैरासाइट के अंदर पढ़नी है। अब आता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होती है, जैसे जुआ अपने बालों में पाया जाता है कि नहीं पाया, भले मेरे बालों में नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना, नहीं आप सोच रहे हो कि सर के बालों में जुआ पाया जा रहा है, सर से क्या पढ़ेंगे। मेरे बालों में बच्चों जुआ नहीं है, लाइस इज नॉट प्रेजेंट ऑन माई हेड, मेरे सिर पर बाल, सिर के बालों में मुख्य रूप से जुआ नहीं है, ये कंडीशन तो मेरे साथ, लेकिन पाए जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं, तो वह एक्टोपैरासाइट है, यानी शरीर के बाहर पाए जा रहे हैं, यानी शरीर के अंदर नहीं पाए जा रहे, शरीर के बाहर पाए जा रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्टोपैरासाइट कहलाती है। तो एक्टोपैरासाइट यहां मैं सिर्फ इतना बदलूंगा क्या, और ये डिलीट कर दूंगा, मतलब मिटा दूंगा, डिलीट का मतलब मिटाना, हटा दिया। चलिए, तो यहाँ एक्टोपैरासाइट में बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बच्चों, एक्टोपैरासाइट। तो एक्टो मतलब जब कोई ए ऑर्गेनिज्म, क्या, स्पीसीज ए स्पीसीज बी के शरीर यानी बाहर, शरीर पर पाई जाती है। ये एंडो में आपको सीधे सीधे कहा गया था शरीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन यहां मुख्य रूप से बताया जा रहा है एक्टोपैरासाइट में ये शरीर के बाहर पाई जाती है, शरीर पर पाई जाती है। स्वाभाविक है, सिर के बालों में जुआ का पाया जाना, सिर के बालों में जुआ का पाया जाना। तो पहला एग्जाम्पल आप यही लिख दीजिए, लाइस का यानी जू, क्या ये दे सकती है। दूसरा एग्जाम्पल आप कसकोटा प्लांट का दे दीजिए, कसकोटा प्लांट का दे दीजिए, क्या, कसकोटा प्लांट, यानी ये जो प्लांट होते हैं वह मुख्य रूप से दूसरे अपने होस्ट्रा यानी जड़ें जैसी संरचना निकलती है, और जड़ें जैसी संरचना दूसरे प्लांट्स के, यानी स्पीसीज ए प्लांट्स है, स्पीसीज ए ने स्पीसीज बी के अंदर मुख्य रूप से होस्ट्रा के माध्यम से घुसेड़ दिया और अपने भोजन को प्राप्त करता रहता है। तो ये कसकुटा प्लांट्स होते, दूसरे पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करते रहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसके, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं बच्चों, लाइस यानी अपने शरीर पर जुआ पाया जाना, ये एक्टोपैरासाइट। कसकुटा का भी दे सकते, दूसरे पौधों के बाहर मुख्य रूप से अंदर होस्ट्रा को घुसेड़कर भोजन को प्राप्त करते रहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप इसमें काय का दे सकते हैं, सीधे सीधे टिक्स का दे दीजिए, डॉग पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, डॉग पर पाए जाते, टिक्स पाए जाते, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं आसानी से। फिर चौथा एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉपी पोर्ट्स का, कॉपी पोर्ट्स का, ये फिश के ऊपर मुख्य रूप से पाई जाती है, ये कॉपी पोर्ट्स है वह मुख्य रूप से किसके ऊपर पाई जाती है, मैराइन जो फिश होती हैं, मैराइन फिश, विशेष ध्यान रखना, मैराइन फिश के ऊपर मुख्य रूप से ये निर्भर रहती है और अपने भोजन को प्राप्त करती रहती है। इस कंडीशन में मुख्य रूप से ये तीसरा प्रकार, दूसरा प्रकार ये होता है आपका एक्टोपैरासाइट। लाइस जुआ मतलब सिर पर पाया जाता है, कसकुटा दूसरे पौधों पर मुख्य रूप से निर्भर रहता है, होस्टा द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करता रहता है। कॉपी पोर्ट्स फिश जो मैराइन फिश, कॉपी पोर्ट्स, क्या, कॉपी पोर्ट्स मुख्य रूप से फिश पर निर्भर रहती है। क्या कॉपी पोर्ट्स कहाँ पाया जाता है, कॉपी पोर्ट्स ऑन फिश, तो कॉपी पोर्ट्स फिश पर निर्भर रहकर, यहाँ ऑन लिख दूं नहीं तो आप लोग समझो ये फिश का नाम है, ऑन फिश, तो फिश के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और टिक्स डॉग पर, टिक्स ऑन डॉग, टिक्स कहाँ पाए जाते हैं, डॉग पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन आपकी क्या होती है, एक्टोपैरासाइट की होती है। क्या आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
आप पहले इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए सीधे सीधे क्या बताया जा रहा है कि मॉस्किटो को एक्टोपैरासाइट कहा जा सकता है क्या? आपकी जो एनसीईआरटी बोल रही है कि मॉस्किटो को एक्टोपैरासाइट कहा जा सकता है, बच्चों बताइए, बोलिए आप लोग जवाब दें जल्दी जल्दी। क्या मॉस्किटो को एक्टोपैरासाइट कहा जाता है क्योंकि अपने शरीर के ऊपर निर्भर रहकर ये ब्लड चूसता है क्या? या मतलब ये कहा जाए कि सीधे सीधे तो वो तो फीमेल मॉस्किटो होता है। मतलब सीधे सीधे मतलब क्या कहा गया था, पीरियड ऑफ कंसिडरेबल टाइम बट मॉस्किटो इज नॉट स्पेंट ऑन आवर बॉडी। मॉस्किटो कोई अपनी बॉडी के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको एक्टोपैरासाइट के अंतर्गत नहीं लेंगे। विशेष ध्यान रखना, मॉस्किटो को एक्टोपैरासाइट के अंतर्गत एग्जाम्पल में नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो इज नॉट स्पेंट ऑन आवर बॉडी, अपने बॉडी के ऊपर कोई टाइम खर्च नहीं कर रहा है। वह बैठा, उसने मच्छर ब्लड चूसा और भाग जाता है, या बैठता है तो अपन थोड़ी सी आहत होती उससे ही उड़ जाता है। तो इस वजह से विशेष ध्यान रखना कि मॉस्किटो को पैरासाइट के अंतर्गत मुख्य रूप से एक्टोपैरासाइट के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। विशेष ध्यान रखें, प्लाज्मोडियम को लिया जा रहा है, प्लाज्मोडियम को लिया जा रहा है क्योंकि प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से किसके, होस्ट के ऊपर, होस्ट के ऊपर निर्भर रह रहा है। और होस्ट प्लाज्मोडियम का कौन कौन सा था? मच्छर था और ह्यूमन था। भाई उसमें दो लाइफ साइकिल चलनी है, इसकी लाइफ साइकिल मुख्य रूप से जो कंप्लीट होती है, आधी लाइफ साइकिल ह्यूमन में कंप्लीट होती है और आधी मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। तो वहां उसको पैरासाइट किसको कहा जा रहा है? प्लाज्मोडियम को। अब एक महानुभाव आए कि सर मॉस्किटो भी तो पैरासाइट होते हैं। भैया ये तो बड़ा अचंभा हो गया कि कहीं लिखा नहीं है एग्जाम्पल में। तो सर ने भी कह दिया भैया निर्भर तो रहता है, मतलब ब्लड तो करता है। सर ने उसको बैठ के समझाया, बेटा आ जा, तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा। अबे नालायक, इस प्रकार के एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मॉस्किटो है वह टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है अपनी बॉडी के ऊपर, विशेष ध्यान रखें। क्योंकि पीरियड ऑफ कंसिडरेबल टाइम, पीरियड ऑफ कंसिडरेबल टाइम जो होता है वही सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से क्या कहलाता है? पैरासाइट्स कहलाते हैं, वही पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो इतना आपको काय में बताना है बच्चों, एक्टोपैरासाइट के अंतर्गत बताना है। अब तीसरा टाइप आता है ब्रूड पैरासाइट। तीसरा पैरासाइट कौन सा आता है? ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ब्रूड पैरासाइट, तो ब्रूड पैरासाइट्स क्या होते हैं? तीसरे नंबर का पॉइंट है ये। कौन से नंबर का पॉइंट है? तीसरे नंबर का पॉइंट है। इसमें क्राउ प्लस कुको यानी कोयल का एग्जाम्पल दे दो। क्या? कोयल का एग्जाम्पल आप दे दीजिए। तो स्वाभाविक है कि ये कंडीशन क्या होती है? क्या ये कंडीशन क्या होती है? इसको आप समझ लीजिए अच्छे ढंग से। कोयल और क्राउ एक जैसे लगते हैं, काले रंग के होते हैं, इनके अंडे भी एक जैसे होते हैं। फीमेल क्राउ का अंडा और कोयल का अंडा भी मुख्य रूप से एक जैसा होता है। कोयल ने आज तक घोंसला नहीं बनाया, कोयल मुख्य रूप से कभी घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है। देखिए ये कौवे का नेस्ट है, ये नेस्ट ऑफ क्राउ। इसमें मुख्य रूप से ये फीमेल क्राउ जो है एग देती है, फीमेल क्राउ एग देती है। इधर कुको भी एग दे रही है, ये एग भी मुख्य रूप से यहां दे रही है, सपोज दैट। तो जब क्राउ देखता है कि अरे ये एग तो मेरे है नहीं है, ये एग किसी और के है, तो धीरे धीरे मुख्य रूप से क्या इसमें कुछ एग, मतलब इसने एग उठाकर बाहर फेंक दिए। तो इवोल्यूशन के दौरान क्या, इवोल्यूशन के दौरान मुख्य रूप से कुको ने, मतलब कोयल ने अपने एग को क्राउ जैसे बन गए, क्राउ जैसे बन गए, यानी कि सीधे सीधे ये एग कैसे हो गए? इस प्रकार के हो गए, ब्लैक कलर के हो गए। अब स्वाभाविक है कि जैसे ये एग ब्लैक कलर के हुए तो
ये इसी में जा रहे हैं तो क्राउ के नेस्ट में, क्या क्राउ के नेस्ट में पहुंचते हैं, तो जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि क्राउ इनको पहचान ही पाता है और इसके ऊपर बैठकर क्या इनको हीटेड करता है, यानी सेता है। तो जब अपने एग को से रहा है तो उसी दौरान केएल के एग को हीटेड कर दिया, तो उनसे मुख्य रूप से बच्चे निकलते हैं, यानी लार्वा निकलते हैं। अब इन बच्चों को मुख्य रूप से मतलब जो छोटे छोटे बच्चे, तो उसमें देखते हैं कि जैसे बच्चे निकलते हैं उनके पंख और भोजन प्राप्त देता रहता है, उनको मुख्य रूप से क्या केयरिंग करता रहता है और बाद में ये उड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, इस प्रकार की जो पैरासाइट हुआ नेस्ट पैरासिटिन कहलाती है, नेस्ट पैरासाइट होता है। क्यों, कौवे ने अपने घोंसला ना बनाते हुए कौवे ने सीधे सीधे कौवे के घोंसले में अंडे दे दिए और वहां पालन भी नहीं कोयल ने किया। ये विषय ध्यान रखना, पालन कोयल नहीं कर रही है, इसका पालन लालन पालन कौन कर रहा है, क्राउ कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्राउ की जो फीमेल है वही इन अंडों पर बैठी और हीटेड किया इनको, और मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या हुआ, जैसे हीटेड करते तो उनसे मुख्य रूप से बच्चे निकले और ये बच्चे भोजन प्राप्त कर जब तक खिलाती रही और जैसे बड़े होते हुए उड़ जाती है। इनको पता कैसे चलता है, अरे भैया कौवा बोलता है क्राउ क्राउ, और वो कोयल की मधुर आवाज है जो मुझको निकालने कुकू ऐसा नहीं, ये तो मुर्गे की आवाज हो गई, तो स्वाभाविक है कोयल की बहुत मधुर आवाज है जो मुझे निकालनी नहीं आती, ये विषय ध्यान रखें। तो उस दौरान कौवे ने सोचा अरे ये तो बड़ा मैंने धोखा कर दिया, कोयल आकर मुख्य रूप से ये कर गई, गड़बड़ कर गया। तो वहां सीधे सीधे मुख्य रूप से जब तक वह उड़ने लायक हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ब्रूड पैरासाइट कहलाती है, ब्रूड पैरासिटिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्राउ और कोको का एग्जाम्पल आप इसमें अच्छे ढंग से ध्यान में रख लीजिए। तो इस प्रकार से पैरासाइट में आपके कितने बताए गए, 3 बताए गए। कितने बताए गए, 3 बताए गए। एंडोपैरासाइट यानी शरीर के अंदर जो रहते हैं, एक्टोपैरासाइट यानी जो शरीर के ऊपर निर्भर रहते हैं, और ब्रूड पैरासाइट मुख्य रूप से कि अपने अंडे किसी दूसरे के घोंसले में देना, यानी कि कोयल अपने अंडों को मुख्य रूप से क्राउ के घोंसले में देती है। ये स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है, ब्रूड पैरासाइट के अंतर्गत आती है। तो बच्चों याद नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर इसके बाद आपका देखिए डेफिनेशन क्लियर लिखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्टे ऑन इन अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये पैरासाइट की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। चलिए, तो अब मुख्य रूप से आता है आपका, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, लास्ट चल रहा है पार्ट, एक आध रह जाएगा देख लेंगे। अब आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को मुख्य रूप से पैरासाइट को तो आपको पता परजीवी कहा जाता है, चलिए हिंदी में लिख दीजिए। ये बच्चे ये कहेंगे सर ने हिंदी तो लिखी नहीं, यह सहभोजिता है, हाँ हिंदी नीचे लिखी तो है, ये सहभोजिता लिखी है, ये परजीवी लिखी है, परजीविता, ये परजीविता लिखा है। म्यूचुअलिज्म को कहा जाता सह परोपकारिता, सह परोपकारिता मुख्य रूप से किसको कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म को कहा जाता है। पहली बात तो ये, तो म्यूचुअलिज्म में मतलब देखिए क्या होता है, स्पीशीज ए को फायदा होता है और स्पीशीज बी को भी फायदा होता है। ये इस प्रकार से रहते हैं, इनमें आपस में इस प्रकार का को एसोसिएट कंडीशन है कि भैया मुझको भी फायदा हो और तुझको भी फायदा हो, मेरा क्या लागे, मतलब यानी कि स्वाभाविक है कि ये फायदा हो रहा है, स्पीशीज बी को भी फायदा हो रहा है। इस प्रकार का इसमें एसोसिएशन पाया जाता है या सिम्बायोसिस कंडीशन मुख्य रूप से पाई जाती है। क्या, तो दोनों को फायदा हुआ, तो ये 2 प्रकार का होता बताया जाता है। एक तो ऑब्लिगेट, इस प्रकार की सहजीविता या सिम्बायोसिस जिसमें स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों यानी दोनों एनिमल जो साथ साथ रहते हैं उनको फायदा होता है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, सहोपकारिता कहा जाता है। विषय ध्यान रखना, 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं ये। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट में आप एग्जांपल दे दीजिए, लाइकेन का दे दीजिए, माइको
माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो स्वाभाविक है कि लाइकेन और माइकोराइजा की जो को एसोसिएशन है वह मुख्य रूप से क्या कहलाती है, कहां चला गया, म्यूचुअलिज्म कहलाती, सहोपरोपकारिता कहलाती है। यानी एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं, उसको सहोपकारिता कहा जाता है। तो देख लीजिए, ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन किस किस का एसोसिएशन होता है ये आप समझ लीजिए। ये एल्गी यानी शैवाल, क्या किसका एसोसिएशन है, एल्गी का एसोसिएशन है। और दूसरा मुख्य रूप से किसका, फंगस। इन दोनों के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। एल्गी मुख्य रूप से क्या करती है, इसको भोजन प्रदान करती है, और फंगस इसके बदले में मुख्य रूप से क्या देता है, इसको देखिए, फंगस क्या देगा, वाटर देगा और मिनरल्स देगा। क्या देगा इनको, वाटर और मिनरल्स देता है, सीधे सीधे। अरे भैया, मिनरल्स दिया, इसके बदले में ये एल्गी फंगस को क्या देती है, फूड देती है। ये लीजिए, ये देखिए दोनों को फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ, तो यानी ये भी प्लस में रहा और ये भी प्लस में रहा। क्लियर। तो ये दूसरा माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है, ये फंगस और जो हायर कैटेगरीज के जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट जिनको कह देते हैं, हायर प्लांट्स का एसोसिएशन है। देखिए कैसे, फंगस हायर प्लांट्स के लिए मुख्य रूप से, जैसे ये कोई प्लांट्स है, देख लीजिए, तो ये हायर प्लांट्स की रूट्स हैं और इनके बीच बीच में ये इस प्रकार से ये क्या पाया जा रहा है, फंगस पाया जा रहा है। ये फंगस है रेड कलर का, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, फंगस इन प्लांट्स के लिए पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके मुख्य रूप से इनको दे देता है। यानी कि मतलब विशेष तौर पर पाइनस जैसे प्लांट्स जो हैं वो इनके बिना तो ग्रो ही नहीं कर सकते। विशेष ध्यान रखना, फंगस के बिना पाइनस जैसे प्लांट तो मुख्य रूप से ग्रो ही नहीं कर सकते। इस वजह से कहा गया हायर प्लांट्स का रूट और फंगस के बीच का जो को एसोसिएशन है, जो सहजीवित मतलब जो सहजीवी है, यानी सहजीविता या सिम्बायोसिस है, वह मुख्य रूप से माइकोराइजा कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ, फंगस को भी फायदा हुआ। फंगस ने क्या दिया, इसको भोजन दिया। फंगस ने सॉरी फंगस ने हायर प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कराया, मिनरल्स प्लस वाटर, और इसने इसके बदले में इसको क्या दिया, फूड प्रोवाइड कराया। क्या कराया बच्चों, फूड प्रोवाइड कराया। ये दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहां लिख दिया मैंने, फूड प्रोवाइड कराया। तो ये जो सिम्बायोसिस है वह क्या कहलाती, माइकोराइजा कहलाती है। ये आपका ऑब्लिगेट प्रकार का है, ऑब्लिगेट प्रकार का है, यानी एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए। दूसरा मुख्य रूप से आता है, विशेष ध्यान रखें, ये आवश्यक है। ऑब्लिगेट मुख्य रूप से कैसा होता है, आवश्यक होता है। एक होता है फैकल्टेटिव, एक कौन सा होता है बच्चों, फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव में तो चॉइस है, फैकल्टेटिव में तो मुख्य रूप से चॉइस है, यदि करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। तो इस वजह से मुख्य रूप से दूसरा आता है कि आपका क्या, फैकल्टेटिव। तो अभी मैं बता रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, ले लिया। चलिए, तो मिटा दूं मैं इसको। नंबर 2, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव चॉइस वाला है, जबकि वह नेसेसरी था। जो पहले नंबर का जो था, जिसको मुख्य रूप से ऑब्लिगेट कहा गया, वह नेसेसरी था। इसमें मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि पॉलिनेटर कंडीशन दे सकते हैं आप इसकी, क्या, पॉलिनेटर। सीधे सीधे क्या होता है
कि जब किसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पॉलिन का स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता। तो ये मुख्य रूप से म्यूचुअलिज्म में कैसे एग्जाम्पल दिया गया, ये एग्जाम्पल कैसे दिया गया, ये कंडीशन है। तो इसमें दो स्थिति बताई जाती हैं, एक तो को इवोल्यूशन और दूसरी सेक्स डेसिड कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या होती है, क्या ये धोखा है। डेसिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं बच्चों, धोखा। अरे सेक्स में धोखा, ये क्या, अभी देखो मैं बताता हूं। तो को इवोल्यूशन में आप पहले मैं आपको जरा डायग्राम से वेड़ा करा दूं, तब आपको सही समझ में आएगा। ये इसमें जो एग्जांपल में मतलब लिया, एक फिग फ्लावर होता है। क्या होता है, फिग फ्लावर की ओवरी के अंदर हमेशा वास्प मुख्य रूप से जो कीट होता है वो अंडे देते हैं, वह अंडे देते हैं और उसी के अंदर वह भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ये बड़े होते हैं तो वो मुख्य रूप से बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, ये आपके डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका क्या है, फ्लावर है, फिग फ्लावर कहलाता है। क्या कहला रहा है, फिग फ्लावर होता है। और इसकी ओवरी के अंदर वास्प जो है वह मुख्य रूप से अंडे देता है और डेवलप होता है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रख लीजिए, ये फिग फ्लावर और ये वास्प जो ओवरी दिखाई दे रहा है, ये ओवरी दिखाई दे रहा है, ओवरी के अंदर ये अंडे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है पॉलिनेटर। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्स इवोल्यूशन क्या होता है। तो फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, लिख दूं मैं यहां, फिग फ्लावर पॉलिनेटेड, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, मैं आगे लिख रहा हूं। चलिए, इधर आ रहा है को इवोल्यूशन, इधर आ गया, इधर आ जाइए, फिग फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वास्प। ठीक है, ये एग्जांपल मुख्य रूप से लिख दिया गया, जो अभी आपको चित्र बताए गए थे फिग फ्लावर के और उसके। तो क्या होता है, फिग फ्लावर वास्प के द्वारा पॉलिनेट होता है। फिग फ्लावर किसके द्वारा पॉलिनेट हो रहा है, वास्प के द्वारा पॉलिनेट हो रहा है। वास्प अपने अंडे को, वास्प ये जो है अपने अंडे को मुख्य रूप से फिग फ्लावर की ओवरी में मुख्य रूप से देते हैं, फिग फ्लावर की ओवरी में देते हैं। और ये वैसे ध्यान है, पता ही आपको, ओवरी से फल बनता है, ओवरी से फल बनता है। तो जैसे ओवरी से फल बनता है तो ओवरी में जो वास्प के लार्वा हैं वह डेवलप होते हैं। ओवरी में वास्प के लार्वा डेवलप हो रहे हैं, यानी कि फल के अंदर ओवरी से फल बना, तो उसमें बीज भी पाया जाता है। तो यहाँ जो लार्वा मुख्य रूप से हुए वह उन बीज को खाकर पूरे के पूरे बीज नहीं समाप्त कर देगा, ये विषय ध्यान रखना, पूरे बीज नहीं खाएगा, नहीं पूरे बीज खाएगा तो अगला पौधा कैसे बनेगा। कुछ बीजों को खाकर मुख्य रूप से वह डेवलप हो जाता और सीड के बाहर या फ्रूट्स के बाहर, मुख्य रूप सॉरी सीड के नहीं, सीड को खाकर फ्रूट के बाहर आ जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिग फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वास्प के द्वारा मुख्य रूप से ये पॉलिनेट हो रहा है। वास्प मुख्य रूप से अपने अंडे कहां देता है, ओवरी में देता है। वास्प अपने अंडे कहां दे रहा, ओवरी में दे रहा है। क्लियर, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ओवरी में अंडे दिए। अब ओवरी से क्या बन रहा है, फल बन रहा है। ओवरी से क्या, फल बन रहे हैं। फल में क्या पाए जाते, बीज। तो अंडे से लार्वा निकलेंगे, वास्प के अंडे से लार्वा निकलेंगे। तो ये लार्वा मुख्य रूप से उन बीज को खाता है, लिमिटेड, पूरे के पूरे बीज के नहीं, कुछ बीज को खा लेता और विकसित हो जाता है। कैसा हो जाता है, विकसित हो जाता है और उसके बाद उस फ्रूट से बाहर निकल आता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, को इवोल्यूशन कहलाती है। ये स्थिति क्या कहलाती है, को इवोल्यूशन के अंतर्गत आती है। दूसरा सेक्स डेसिड, यानी कि सेक्स में धोखा। ये सेक्स में धोखा मुख्य रूप से क्या होता है, ये भी प्लांट्स के लिए है, ये भी प्लांट्स के लिए है। एक सेक्स में कहते हैं ना, अब एग्जाम्पल नहीं प्लीज, जो इसमें है वही एग्जाम्पल मैं दूंगा, नहीं दूसरा एग्जाम्पल मैं डिसाइड नहीं। ऑफिरस, हाँ पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर तब मैं मिटा लूं। देखिए,
धोखा उधर लिखा हुआ है तो मैं धोखा नहीं लिख रहा हूं, ये विशेष ध्यान है। ऑफिलस, क्या ऑफिलस है एक ऑर्किड, ऑफिलस ऑर्किड, ये तो इसकी जो पेटल्स होती हैं, ये पेटल्स मुख्य रूप से फीमेल हनी भी जैसे आकार बना लेते हैं। इसके जो पेटल्स होते हैं वह पेटल्स मुख्य रूप से कैसे फीमेल हनी भी जैसे मुख्य रूप से बना लेते हैं। चलिए देखिए बुक्स में है तो मैं दिखा देता हूं, बुक्स में यदि है तो मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये देखिए ये है, देखिए मेल हनी भी दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे, ये क्लियर लिखा हुआ है शोइंग बी ए पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर। क्या ऑफिरस ऑर्किड एक है, इसको क्या कहा जाता है, मेडिटेरियन ऑर्किड कहा जाता है। मेडिटेरियन ऑर्किड भी लिख दूं, चलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। ऑर्किड, तो इसका जो पेटल्स होता है ये पेटल्स को फीमेल हनी बी जैसा डेवलप कर ले बना लेता है। फीमेल, फीमेल बी लिखो, हनी बी नहीं, फीमेल बी, फीमेल बी, तो फीमेल बी जैसा बना लेता है। तो मेल भी धोखा खा जाता है, मेल भी देखता है कि ये तो यार मेरी फीमेल है, ये तो मेरी फीमेल है, तो मेल भी जाता है और उस फीमेल यानी पेटल्स के ऊपर चढ़कर मुख्य रूप से सेक्स करने लगता है। बाद में उसको पता चलता है अरे कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, क्यों, ये फीमेल नहीं, ये तो भैया कुछ और ही है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सेक्स डेसिट कहलाती है, यानी कि धोखा, सेक्स में धोखा। क्या सेक्स में मुख्य रूप से धोखा। तो स्वाभाविक है जब ये मेल बी इस पेटल्स के ऊपर पहुंचा तो उसी दौरान मुख्य रूप से वह क्या करता है कि अपने मतलब पॉलिन उनके ऊपर छोड़ देता है। अब मुख्य रूप से यहां से ये उड़कर दूसरे पे बैठेंगे, जा भाई धोखा हो रहा है इनके साथ बार बार, ये दूसरे के ऊपर बैठेंगे जाके, तो दूसरे के ऊपर बैठते हैं तो वही स्थिति क्या होती है, फिर वो जो पॉलिन उनके ऊपर पहुंचे थे वो पॉलिन वहां छोड़ दिए जाते हैं। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाती है, सेक्स डेसिट कहलाती है, सेक्स में धोखा कहलाती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अब आता है लास्ट आपका बचा अमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म और अमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि एक को फायदा और दूसरे को ना तो फायदा ना नुकसान, मतलब सीधे सीधे क्या था इसमें, क्या था, प्लस और जीरो, क्या ना तो फायदा ना घाटा, यही कॉमेंसेलिज्म में था। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, माइनस है और जीरो है। हम तो तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, हमको कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन हम तुमको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। ये कंडीशन क्या कहलाती, अमेंसेलिज्म कहलाती है। तो इसको पहले कर लीजिए। तो ये आपका क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म हुआ। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, देखिए। अब आता है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म में मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे स्पीसीज ए को नुकसान और स्पीसीज बी को ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, ये स्थिति मुख्य रूप से कहलाती है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, व्हेन वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड। इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हो, व्हेन वन स्पीसीज इज हार्म्ड, लिख दूं, व्हेन वन स्पीसीज इज हार्म्ड and other species is unaffected, यानी एक स्पीसीज
को नुकसान हो रहा है, तो स्पीसीज ए को मैंने नुकसान दर्शाया, स्पीसीज ए को नुकसान दर्शाया, और दूसरी जो स्पीसीज थी वह अनअफेक्टेड, ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो वह अप्रभावित रही। वह कैसी रही? अप्रभावित रही। तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें? एग्जाम्पल देख लीजिए। फंगस, ये कोई पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश पर मुख्य रूप से क्या फंगस को ग्रो कराइए, ये फंगस को ग्रो करा दिया, वृद्धि करा दी। फंगस को ग्रो होते, फंगस को ग्रो कराया, वृद्धि कराया, तो इस दौरान ये फंगस एक विशिष्ट प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। क्या केमिकल? एक पॉइजनस केमिकल रिलीज करता है, जिस कारण से इसके चारों ओर बैक्टीरिया नहीं डेवलप हो पाते, जिस कारण से यदि बैक्टीरिया डेवलप होने आते हैं तो उन बैक्टीरिया को वह नुकसान पहुंचा देता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचा देता है, यानी मार गिराता है। तो वही कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाई? अमेनसेलिन कहलाई। क्या कहलाई? अमेनसेलिन। यानी कि फंगस को ना तो कोई फायदा हुआ, फंगस ने तो केमिकल रिलीज किया और वो केमिकल पॉइजनस नेचर का था। बैक्टीरिया जैसे वहां आए तो बैक्टीरिया की डेथ हो गई, बैक्टीरिया मर गए, तो स्वाभाविक है नुकसान किसको हुआ? बैक्टीरिया को हुआ। यानी स्पीसीज बी को नुकसान हो गया, सॉरी स्पीसीज ए को नुकसान हो गया, और स्पीसीज बी जो थी वो अनअफेक्टेड रही। यानी कि सीधे सीधे ये क्या कहलाए? फंगस। ये क्या है? फंगस। और ये क्या है? सीधे सीधे बैक्टीरिया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका पॉपुलेशन इंट्रैक्शन खत्म होता है। तो इतने सारे पॉइंट, प्रीडेटर्स, कंपटीशन। प्रीडेटर्स में क्या कंडीशन थी? स्पीसीज ए को फायदा था, स्पीसीज बी को घाटा था। विशेष ध्यान रखना, प्रे खा लिया जाता तो प्रे मर गया, लॉयंस यानी कि डियर प्रे कहलाया, और लॉयंस क्या कहलाया था? प्रीडेटर्स कहलाया था। लॉयंस ने मुख्य रूप से क्या कर लिया था? लॉयंस ने इसको खा लिया, तो इसको तो फायदा हुआ, इसको घाटा हुआ। कंपटीशन में ना तो फायदा होता है, मतलब घाटा ही घाटा होता है कंपटीशन में। कमेंसलिन में स्पीसीज ए को फायदा, स्पीसीज बी को अनअफेक्टेड रहती, मतलब कोई फायदा वो नहीं हुआ। मतलब ये देखिए, कमेंसलिन और अमेंसलिन, कमेंसलिन में मुख्य रूप से हम आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, हमको कुछ हो या ना हो, हम आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे। पैरासाइट्स में मुख्य रूप से क्या होता है? पैरासाइट को फायदा होता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। म्यूचुअलिन में मुख्य रूप से दोनों को फायदा, म्यूचुअलिन कंडीशन में कहीं लिखा है ना, स्पीसीज ए को भी फायदा और स्पीसीज बी को भी फायदा होता है। और अमेनसेलिन में मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है? स्पीसीज ए को नुकसान और स्पीसीज बी को कोई ना तो फायदा ना तो। इस वजह से डेफिनेशन सीधे लिखिए, व्हेन ऑन वन स्पीसीज, ऑन लिख दिया, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड। क्लियर लिखा है कि व्हेन वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड इज कॉल्ड अमेनसेलिज्म। क्लियर? तो बच्चों इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस प्रकार आपका अब इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बचा हुआ है। क्या? आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत, उसमें एक बार नीट में क्वेश्चंस आ चुका है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो आप ये मुख्य रूप से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इधर उधर पहुंचाते रहिए। भाई थोड़ा सा लाइक्स मिलते रहते हैं, सब्सक्राइब होते रहते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी समझ एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश करता हूँ। और यदि नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो आपके लिए इसी प्रकार से अपनी वीडियो को प्रस्तुत करते रहेंगे। एक बच्चे को तो फायदा होगा। चलिए ले लीजिए।